जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी जो शुरुआत है सन 1972 में हुई थी और 5 जून से लेकर 16 जून तक पूरी बैठक, संयुक्त बैठक हुई थी और इसमें 119 देश शामिल हुए थे। उसी के बाद से हमारे पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा 5 जून को। और ये पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में सभी वायु, जल और आपका भूमि, ये सारे जो पर्यावरण इन्वायरमेंट है, इनको प्रदूषित होने से बचाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे जो देश की जनता है, विश्व के जो लोग हैं, उन सभी को अवेयर किया जा रहा है कि ये लोग मतलब उसको ज्यादा प्रदूषित ना करें। और उसके साथ साथ इसके लिए बहुत से नियम भी बने हैं। आपको 19 नवंबर 1986 को एक विश्व संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इसमें ये जल, वायु, भूमि, इन सभी के मतलब संरक्षण के लिए अधिनियम लाया गया है, जिससे कि इनको ज्यादा प्रदूषित ना किया जा सके और जो सही वातावरण है, इनको मतलब अधिक से अधिक हम लोग वृक्षारोपण करें, वृक्ष लगाएं और अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, जिससे हमको जो वायु है यानी कि अच्छी हवा मिल सके और हम एक स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन यापन कर सके। आइए दोस्तों, अब हम लोग स्लाइड के माध्यम से पीपीटी प्रेजेंट कर रहा हूं। आपको पीपीटी दिख रही होगी। तो आज जो हम बात करेंगे, कृषि पे बात करेंगे और जो हमारे भारत देश का किसान, आप सभी लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? एक बार ओके कर दें। तो ओके, थैंक यू पवन जी। तो जो हमारे देश का किसान है, आज हम लोग एग्रीकल्चर, कृषि पे बात करेंगे और ये समझ लीजिए पूरे भारत की जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहेंगे, वो है हमारे किसान। हमारे किसान अनाज उत्पादन करते हैं और वही अनाज हम लोगों तक पहुंचता है। और आप समझ सकते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है, हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे भारत देश में जो पूरे विश्व का जो कुल भूमि क्षेत्र है वो 2.4% है, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है यानी कि 18% से अधिक है पूरे विश्व का। उसका जो भरण पोषण का जो है वो हमारे किसानों पे है। तो हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छे तरीके से खेती करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप जान लीजिए 70% से अधिक आबादी जो हमारे देश की है कृषि करती है। और कृषि के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो आपका जो बिजनेस है, हाँ सर, हेलो, बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग कृषि किसान पे बात कर रहे थे। तो हमारे जो देश का किसान है, तो इसकी ये जो है, ये समझ लीजिए पूरे ये रीढ़ की हड्डी है। और किसान, हमारे जो देश की जनसंख्या है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से हमारे देश के किसान पैदावार कर रहे हैं जिससे हमको अनाज मिल रहा है। इसलिए हम लोग आज कृषि पे बात करेंगे। और कृषि के क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, 70% से अधिक आबादी हमारे देश की कृषि करती है। तो उसमें 70% पे अगर आप कृषि पे काम करेंगे तो बहुत ही आप आगे जाएंगे। ये स्लाइड के माध्यम से ये देखिए, हमारी कृषि पृष्ठभूमि,
जो हमारा भारत देश में 122 प्रमुख भाषाएं और 1599 अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो हमारे देश में कृषि से जो आय होती है, जो जीडीपी जिसको हम कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उससे 17% से हम लोग 17% कृषि का योगदान है पूरे जीडीपी में, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। आप भारत देश में 58% से अधिक आबादी जो है जिनका रोजगार है वो कृषि पर आत्मनिर्भर है। हमारे भारत देश में दाल, मसाले, चाय के हम लोग बहुत बड़े उत्पादक और गेहूं, चावल और कपास का जो हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र है। आगे चलते हैं। भारत में कृषि का स्थान, जो हमारा पूरे विश्व में जो हमारा कृषि भूमि है वो उसमें कृषि में हम सबसे ज्यादा कृषि जोत है और ये सबसे अधिक है 179.8 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि हम लोग कृषि जोत है हमारे भारत देश में। और ये पूरे संसार के भूमि क्षेत्र का सबसे ज्यादा अधिक क्षेत्र है। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका, जिसके पास 167.8 यानी मिलियन हेक्टेयर है। और तीसरे नंबर पर है चीन, जो है 165.2 मिलियन हेक्टेयर। और चौथे स्थान पे है आपका रूस, यानी कि हमारा जो पूरे भारत देश का कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्रफल हमारा सबसे ज्यादा अधिक है। सबसे पहले देखिए खेती। खेती के लिए हम खेती क्यों कर रहे हैं? हमारा खाना, जो हमारा खाना है वो सही हो, उसमें ज्यादा केमिकल की मात्रा ना हो, ज्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा ना हो, इसलिए हम लोग हमारा जो खाना है हमारा खाना शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद जब आप खेती करते हैं तो खेती से आप उसमें लागत कम लगाएंगे और आपकी जब पैदावार बढ़ेगी तो उससे आपकी आय में भी वृद्धि होगी। और जब हमारे देश के किसान के आय में वृद्धि होगी तो उसके साथ साथ हमारा भी विकास होगा, यानी कि आपका भी विकास होगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। अगर आप जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी, उसके साथ साथ अगर हम खेती करते हैं और उसमें कम मात्रा में केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो उससे हमारी जो सेहत है, हमारी सेहत भी अच्छी होगी। देखिए हम खेती क्यों कर रहे हैं? गरीबी कम करने में कृषि 4 गुना अधिक प्रभावी है अन्य क्षेत्रों की तुलना में। जैसे जो हमारे देश के और उद्योग हैं उसमें कृषि जो है अन्य क्षेत्र की तुलना में 4 गुना अधिक प्रभावी है और अधिक पौष्टिक भोजन के लिए दुनिया कृषि पर भरोसा करती है। और जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती आबादी है, उसके लिए जो आजीविका का जो सुधार होगा वो कृषि से होगा। अगर आप कृषि करते हैं तो उसमें आपके आजीविका का सुधार होगा और धीरे धीरे करके आपकी गरीबी दूर होगी। बिगड़ा हुआ असंतुलन, देखिए जैसे कि पहली स्लाइड में भी हमने आपको बताया था इसके बारे में, जो हम पूरे विश्व के कुल भूमि क्षेत्र जैसे का 2.4% जो है हमारे भारत में है और जिसकी आबादी 140 करोड़ है। यानी कि ये जो पूरे विश्व संसार के 18% से अधिक आबादी भारत में निवास करती है। और ये जो है बिगड़ा हुआ संतुलन है, इसको बैलेंस करना, इसके लिए जो योगदान होगा वो हमारा खेती से ही हम कर सकते हैं। और हमें अपनी आबादी को कम करना है। और पानी देखिए संसार का, देखिए जो हमारा जो पानी है, पानी पीने लायक पानी है, तो पीने लायक पानी 2% से भी कम बचा हुआ है। इसमें हमारे पास जैसे कि पानी 4% है
जिससे में हम खेती करते हैं, वो पानी उपयोग करते हैं। तो हमें पानी भी बचाना है और खेती भी करना है। ये 2022 की ये सर्वे है और इसमें जो योगदान करके उपयुक्त फल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम लोग अगर अपनी जनसंख्या पे नियंत्रण करके उसके साथ साथ अपने जो अनाज है जो हो हैं उनकी क्वालिटी को बढ़ा के हम लोग अधिक योगदान दे सकते हैं और उपयुक्त फल प्राप्त कर सकते हैं। हमारी खेती के लिए जरूरतें, हमारी खेती के लिए जो जरूरतें हैं, हमारी खेती के लिए मुख्य रूप से 5 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, बीज। हमें उन्नत प्रजाति के बीज को चयन करके उसकी बुआई करनी चाहिए, जिससे हमारे खेती में जो पौधा तैयार हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। जो किसान हमारा होता है उसकी जो है सारा जो पैदावार और उसकी प्रोडक्शन, सारा चीज जो भी है वो हमारे बीज पे निर्भर करता है। अगर आप अच्छे प्रजाति के बीज का चयन करके आप बुआई करेंगे तो उससे आपके पैदावार में वृद्धि होगी और जो आपकी जो फसल है वो फसल अच्छी आएगी, जिससे आपकी पैदावार में वृद्धि होगी और उसी से आपकी आय भी बढ़ेगी। खाद एवं उर्वरक, खाद एवं उर्वरक जो है, जो हमारे किसान हैं वो अपने खेत में संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अपने भूमि क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में खाद एवं उर्वरक का उपयोग करते हैं तो वो हमारे फसलों में सही तरीके से नहीं लगता है और हमारे किसान का जो व्यय है, यानी कि खेती के लिए जो व्यय है वो बढ़ता है। उसके साथ साथ उसकी भूमि भी ऊसर होती है। तो खेती में बीज के साथ साथ हमें अपने खाद उर्वरक का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप संतुलित मात्रा में जब खाद एवं उर्वरक का उपयोग करेंगे उससे आपको अपनी खेती में लागत भी कम लगानी पड़ेगी और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। लेकिन तो जब संतुलित मात्रा से आप अधिक रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो उससे आपकी भूमि ऊसर भी होगी और आपको खेत में लागत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी और आपको उतनी पैदावार, उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो हमारे खेती के लिए तीसरा चीज है जुताई। हमें अपनी भूमि को, मिट्टी को नरम बनाने के लिए, भुरभुरा बनाने के लिए उसमें जुताई करनी पड़ती है। और अगर आप जैविक खाद का उपयोग करते हो, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, तो वो भूमि को नरम बनाता है, भूमि को नरम बनाता है और आपकी भूमि को भुरभुरा बनाता है। तो उसके जैसे जुताई हमारे खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जुताई करके आप अपनी फसल को, मिट्टी को सही कर सकते हैं, जिससे उसमें जल धारण करने की क्षमता, यानी कि नमी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी और नमी जब आपकी रहेगी तो आपके फसल में पैदावार में भी वृद्धि होगी। उसके साथ साथ हमारी खेती में दवा की जरूरत होती है, लेकिन दवा भी जो भी हम अपनी फसल में कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशक को खत्म करने के लिए दवा का उपयोग करते हैं, वो भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ज्यादा दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं केमिकल खेती के परिणाम। जो ये केमिकल खेती के परिणाम होते हैं, जब आप अपनी भूमि में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद्य, कीटनाशक का उपयोग करते हैं और तो उससे क्या होता है, ये आपकी मिट्टी में जाते हैं और आपके मिट्टी को कठोर करते हैं और आपकी मिट्टी में जल धारण करने की भी क्षमता कम होती है। उसके साथ साथ जब आप उसमें आप सिंचाई करते हो, तो जब सिंचाई करते हो या बारिश का पानी आता है तो बारिश के पानी से ये जो है ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे करके ये जो है ये सब तालाबों में
और नदियों में ये जैसे कि चले जाते हैं। जैसे हमारे जो पौधे होते हैं, जब आप उसमें रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करते हो तो वो कुछ ही मात्रा में ले पाते हैं, सारे नहीं ले पाते हैं। जो नहीं ले पाते हैं वो हमारे तालाबों में और नदियों में चले जाते हैं, जिससे हमारे जो तालाब हैं उसमें में मतलब एल्गी टाइप के या काई टाइप के फैल जाते हैं। उससे क्या होता है, ये होता है हमारे जो पानी का स्रोत है, जैसे नदियां हैं, तालाब हैं, इन सब में ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देते हैं, जिससे हमारे जो जलीय जीव हैं वो जलीय जीव को मतलब सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। उसके साथ साथ ये जो एल्गी हैं ये धीरे धीरे करके हमारे जो जलीय जीव हैं वो मर भी जाते हैं। तो जब आप अपनी भूमि में ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उससे हमारा जल भी प्रदूषित होता है, और जब ये मर जाते हैं तो उससे हमारा वायु भी प्रदूषित होता है। ये है यूट्रोफिकेशन। तो आपका वायु भी प्रदूषित हो गया, ये जल भी प्रदूषित हो गया, मिट्टी भी प्रदूषित हो गई। ये है केमिकल खेती के असर, यानी कि अपनी भूमि में अत्यधिक मात्रा में जो हमारे किसान भाई केमिकल का उपयोग करते हैं। कृषि उद्योग देखिए, जो है CSE रिपोर्ट में कहा गया है, जिसे भूजल में नाइट्रोजन प्रदूषण, यानी कि जैसे कि आप लोग देखे हैं, आपका ये हमारे भूमि में ये नाइट्रोजन के प्रदूषण हुआ। उसके बाद वो उर्वरक के उपयोग से, यानी कि जो हम अपनी भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा को ज्यादा कर दिए तो हमारा वायु भी यानी कि हमारा जल भी प्रदूषित हो गया। उसके साथ साथ खादों में जो पानी में घुली ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, इससे पानी में रहने वाले जलीय जीव भी समाप्त हो जाते हैं। ये देखिए आप, जब हम अत्यधिक मात्रा में केमिकल खादें डालें और हमारे किसान भाई फसल चक्र नहीं अपनाए, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में ज्यादा केमिकल, ज्यादा फर्टिलाइजर डालकर एक साल में 3-3 फसलें ली, उसके साथ साथ 3-3 फसलें ली और फसल चक्र नहीं अपनाई, जिससे ये पूरा देखिए सवाल पूरा फैला हुआ है। और ये जो हमारे जलीय जीव हैं, ये जलीय जीव मर रहे हैं। भूमि में खनिज पदार्थों की लगातार गहरी समस्या, यानी कि हमारी जो मिट्टी है उसमें जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, जो हमारे पौधों के लिए पोषक तत्व हैं, उनकी जो हमारे पौधों के लिए जिससे सारे पोषक तत्व होते हैं, 16 पोषक तत्व हैं, उनकी लगातार कमी होती जा रही है, जिससे हमको जो अनाज मिल रहा है उस अनाज की क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिल पा रही है। केमिकल से तो की मिट्टी से पानी के द्वारा तालाबों और नदियों का प्रदूषित, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, यानी कि केमिकल से आपके वायु प्रदूषित हो रहा है। पौधों में उर्वरक, अच्छी मिट्टी जो है दे सकती है अच्छे पौधे। वो जैसा कि आप लोग पहले देख चुके हैं स्लाइड में, यानी कि हम लोग अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करके फसल चक्र ना अपना के और अपने मिट्टी में जो भी है NPK की मात्रा को बार बार देके ये जो है ये फसल तो उपजा लेते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी भी नहीं मिल पाती है और मिट्टी के पोषक तत्व जो हैं उसमें भी धीरे धीरे करके कमी आ रही है। और जो हम अपने भूमि में रासायनिक खाद पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, 2019-20 का डेटा है, यानी कि उर्वरक 500 लाख टन के से अधिक हम लोग रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। और ये जो रासायनिक उर्वरक हैं ये हमारी फसलों के लिए, भूमि के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इनको हमें धीरे धीरे करके कम करना है और एक संतुलित मात्रा में इनका उपयोग करना है। केमिकल खेती के असर देखिए, जैसे कि पहली स्लाइड में आपको बताया, जनसंख्या जो है हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन, हमारी जो जनसंख्या है ये प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो हमको अधिक भोजन, यानी कि भोजन की आवश्यकता बढ़ रही है। अधिक भोजन के लिए
हमें अधिक फसलों की आवश्यकता हो रही है और अधिक फसलों के लिए हम लोग जमीन में अपने रासायनिक खादें और इनका उपयोग करके अपने अनाज को पैदा कर रहे हैं और फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं, जिससे हमारे फसलों में पोषक तत्व हैं जो हमको अनाज में पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो पोषक तत्व छीड़ हो रहे हैं। पोषक तत्व छीड़ हो रहे हैं, उसके साथ साथ रासायनिक उर्वरक भी हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन हमको उस क्वालिटी का अनाज नहीं मिल रहा है। रासायनिक उर्वरक जो है वो फिर वही चीज कि ये पानी में जो हम अपने भूमि में ज्यादा अनाज उत्पादन के लिए जब ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो ये जो है ये रासायनिक उर्वरक रेस के यानी कि वायु से जब आप सिंचाई करते हैं, ये वर्षा के जल से ये मिट्टी के नीचे जा रहा है, जिससे आपका पानी भी प्रदूषित हो रहा है और पानी के साथ साथ वायु भी प्रदूषित हो रहा है। कीटनाशक के असर, जो हम लोग अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करते हैं केमिकल खाद के साथ, तो जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है दिन पर दिन करके घटती जा रही है। जैसे जब हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे, जैविक खेती करते थे, तो जैविक खेती में ये होता है जो हमारे पौधे होते हैं उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती है। लेकिन जब आप केमिकल खेती करते हो, केमिकल खादों का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हो, तो आपके जो पौधे हैं वो पौधे धीरे धीरे करके कमजोर होते जा रहे हैं और उसमें हम कीटनाशक का उपयोग, उसके बचाव के लिए हम लोग कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं कि जिससे हमारा जो फसल है वो बच जाए। लेकिन ये जो कीटनाशक हैं ये कीटनाशक बेअसर हो रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि हम जो किसान हैं वो अपने खेत में कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन उनको असर क्यों नहीं कर रहा? जो हमारे कीट होते हैं, जब आप किसी भी चीज का बार बार उपयोग करते हो तो वो अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, यानी कि जैसे कि वो जो जहर आप डालते हो जहर को मतलब खाने लगते हैं और वो नहीं मरते। और हमारे किसान भाई अपने खेत में कीटनाशक में बहुत ज्यादा लागत लगा देते हैं, जिससे उनकी लागत भी अधिक लगती है और फसलों पे असर भी नहीं करते हैं, जिससे हमारे किसान भाई को हानि होती है, यानी कि उनको उतनी पैदावार नहीं हो पाती, उनकी आय की क्षति होती है। उसके साथ साथ हमारा पानी भी प्रदूषित हो रहा है, हमारे अनाज भी प्रदूषित हो रहे हैं केमिकल के असर से। जैसे कि किसी भी फल फूल या अनाज में अगर 2% से कम पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाए तो वो आप अनाज खा सकते हो। लेकिन आज की स्थिति है इतनी ज्यादा मात्रा में केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, जिससे हमारे अनाज में पॉइजन या पेस्टिसाइड की मात्रा आ रही है, जिससे हमारे देश के लोगों को तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, हमारी माताओं बहनों में तरह तरह के रोग होना, ये सब जो है ये केमिकल के असर हैं, रासायनिक के असर हैं। इनको आपको धीरे धीरे करके कम करना है और ये धीरे धीरे करके कम होंगे हमारे डार्जू-9 के प्रोडक्ट के उपयोग करके। अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, जैविक की तरफ जाते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो आपको जो अनाज मिलेगा वो अनाज शुद्ध मिलेगा, अच्छा मिलेगा, जिसमें केमिकल की मात्रा नहीं होगी, पेस्टिसाइड की मात्रा नहीं होगी और वो अनाज आप खाओगे तो आप स्वस्थ रहो। अभी हमारे पास कंपनी ने 2 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। एक है हमारा ग्रोथ प्रमोटर, ये हमारे फसलों के विकास के लिए है, और एक है एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर, ये जो है इसका उपयोग आप सभी फसलों में कर सकते हैं, जिसका उपयोग करके आप अपने खेत में जो कीटनाशक, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड है, इसकी जो है इसकी मात्रा आप कम कर सकते हैं और अपने फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। आइए अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। अभी देखिए, उपजाऊ मिट्टी के लिए आवश्यक खनिज जो है
हमारी मिट्टी के लिए, जिसे जब आप ऑर्गेनिक का प्रयोग करते हो तो ये धीरे धीरे करके हमारे फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति कराता है। और मिट्टी में उपजाऊ पोषक तत्व जैसे जो होते हैं उनको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला होता है प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। प्राथमिक में होते हैं CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और उसके बाद द्वितीयक होते हैं, द्वितीयक में होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। उसके बाद हमारे फसलों के लिए, हमारे पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे सल्फर, मैग्नीज, कैल्शियम, लोहा, बोरान, मैग्नीज, जस्ता। तो ये सब जो हैं ये हमारे फसलों के लिए 16 महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, खनिज हैं। और ये जो ग्रोथ प्रमोटर है ये हमारे फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति कराने में मदद करता है। ग्रोथ प्रमोटर एक बहुत ही बेहतरीन और जैविक प्रोडक्ट है जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया गया है। और ये जो है ग्रोथ प्रमोटर, जब आप इसका उपयोग करते हैं तो ये हमारी मिट्टी को नरम बनाता है, यानी कि हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। हमारे मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता होती है, हमारे मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। मिट्टी में पोषक तत्वों को भरपूर करने में करता है। उसके साथ साथ पौधों में जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे पौधों के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, 16 पोषक तत्व, उनकी ये पूर्ति कराने में मदद करता है। उसके साथ साथ हमारे पौधों में पौधों का विकास करता है, हमारे पौधों के जड़ों का विकास करता है। जब हमारे पौधे की जड़ों का विकास होगा तो हमारी उपज में भी वृद्धि होगी, उपज में वृद्धि होगी। और जब आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करते हो तो आप रासायनिक खाद का भी कम उपयोग कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये वायुमंडल को भी सुरक्षित रखता है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल ना होने के कारण ये हमारे वायुमंडल को सुरक्षित रहता है। और हमारे फसलों द्वारा ये जल अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे खेती के जो पानी है उसके संतुलन रखता है। यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और जब आप इसका उपयोग करते हो, शुरुआत में उपयोग करते हो, तो जो भी आप रासायनिक खाद, कीटनाशक का उपयोग करते हो शुरुआत में 10 से 5% उनकी मात्रा को भी आप धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। जो भी हमारे किसान भाई जितनी भी मात्रा में रासायनिक खाद, कीटनाशक का उपयोग, रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, तो उसकी मात्रा को आप धीरे धीरे करके आप इसका उपयोग करके कम कर सकते हो। ग्रोथ प्रमोटर की प्रयोग विधि, जिससे कि इसको आप, इसमें हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं 18% और इसमें समुद्री शैवाल है 22%। जो हमारे मिट्टी है इसका उपयोग आप, ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट 500 ml की बोतल में भी है और 100 ml के भी बोतल में है। जैसे कि मैं अभी किसान के उससे बता रहा हूँ, जैसे हमारे किसान भाई हैं और उनको कोई भी फसल लगानी है, जैसे धान की फसल लगानी है, आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, आपको मिट्टी की सुधार करना है, तो मिट्टी के सुधार के लिए आप क्या करेंगे, उसमें उसकी किसी भी फसल की रोपाई से पहले 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाएंगे और इसका आप स्प्रे कर देंगे 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। जैसे कि आपकी फसल में कोई फसल लगी हुई है, पत्ती है वाली फसल है या जो फसल है, तो 1 हेक्टेयर भूमि में, यानी कि 1 हेक्टेयर भूमि में 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत से किसान भाई होते हैं कम मात्रा में उपयोग करते हैं, तो 1 लीटर पानी में आप इसको 1 से 2 ml आप इसको मिलाएंगे और अपनी फसल में स्प्रे करेंगे, जिससे आपके जो फसल है आपकी फसल में वृद्धि होगी और उसके साथ साथ आपके पैदावार में भी वृद्धि होगी। जैसे बीज अंकुरण, जैसे किसी भी फसल में धान का है या कोई बीज का है, उनको आप अंकुरित बोने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें भी आप 1 लीटर पानी में 2 ml आप ग्रोथ प्रमोटर को मिलाएंगे और उसमें 1 kg बीज को भिगो लेंगे। और उसके बाद जब आप उस बीज की बुआई करेंगे तो उसका जो अंकुरण है वो अच्छा अंकुरण होगा, जिससे आपके पैदावार में वृद्धि होगी।
और ये जो हमारा प्रोडक्ट 500 ml और 100 ml की बोतल में उपलब्ध है। AWS एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर, जो ये एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर है, इसका मेन काम होता है जब आप इसको पानी में मिलाते हैं या किसी चीज में मिलाते हैं, कीटनाशक में मिलाते हैं, हर्बिसाइड में मिलाते हैं, पेस्टिसाइड में मिलाते हैं, घोल में मिलाते हैं, तो इसका मेन काम होता है ये जो हमारी पानी की बूंदें होती हैं उनके सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे ये हमारे फसल में जो फैलाव है वो फैलाव बहुत अच्छा होता है। जिससे कि जब हमारी फसल में, जैसे कोई भी फसल है जो उसमें फैलाव अच्छा होगा, तो आपको कम मात्रा में रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करना पड़ेगा और वो आपकी पैदावार में वृद्धि होगी। और जिससे कि एक्टिवेटर जैसे पौधे की मोमी और बाली वाली सतह पर क्रिया करने में मदद करता है, जिससे कीटनाशकों के प्रदर्शन में सुधार होता है। पौधे और जड़ क्षेत्र में पानी को प्रभावी ढंग से, यानी कि पौधे का जो हमारा जड़ वाला क्षेत्र है उसको अवशोषण करने, यानी कि जो हमारे पौधे में जल धारण करने की क्षमता होती है उसको अवशोषित करने में मदद करता है। ये टॉनिक का काम करता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, यानी कि जैसे कि आप इसका उपयोग किसी भी रासायनिक खाद कीटनाशक या हर्बिसाइड पेस्टिसाइड के घोल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को पूरा सूखने नहीं देता है, यानी कि जब हम इसका उपयोग अपनी मिट्टी में करते हैं तो ये हमारे मिट्टी में है नमी बनाए रखता है। जब हमारे मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है आपका पौधा ग्रोथ करेगा। इसे एक्टिवेटर वेटर स्प्रे द्रव को पौधे की सतह में प्रभावी ढंग से नम करने, जैसे जो आपके पौधे होते हैं जब आप उस पर स्प्रे करते हैं तो उसको प्रभावी ढंग से उसको नम करता है। और वेटर का जो काम होता है उसको, जो हमारे पौधे होते हैं जिस चीज का है कीटनाशक का पेस्टिसाइड या पीजीआर का उपयोग करें तो सही मात्रा में वो पौधों के जड़ों में, पत्तियों में, टहनियों में, यानी कि जो भी पोषक तत्व उनको सही तरीके से पहुंचाने का काम करता है, जिससे आपके फसल में पैदावार में वृद्धि होती है और आपको कम लागत लगानी पड़ती है। AWS के इस्तेमाल कैसे करें? आपको सिंचाई में उसका उपयोग करना है, किसी भी फसल की सिंचाई करनी है, भूमि की सिंचाई करनी है, तो सिंचाई के 12 घंटे पहले आप इसका स्प्रे करेंगे अपनी भूमि में। आप 180 ml को 100 लीटर पानी में मिलाएंगे और उसके साथ में 2 kg यूरिया मिलाकर आप स्प्रे कर देंगे। और स्प्रे करने के 12 घंटे बाद अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपको कम पानी लगाना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपके खेत में जो नमी है वो नमी बनी रहेगी। इसका उपयोग आप खरपतवार नाशक या किसी पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड या डिकम्पोजर, यानी कि सभी के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जो भी आपका घोल तैयार होगा, जो आपका घोल, जैसे मान लीजिए आप 15 लीटर का आपका घोल तैयार हुआ तो उसमें आप 20 ml आप मिला लीजिए। इससे आप कम मात्रा में कर रहे हैं तो 1 लीटर का घोल आपका तैयार हुआ तो 1 लीटर घोल में आप 1 से 2 ml आप इसका उपयोग करेंगे। जिससे कि आप कोई पीजीआर ले रहे हैं तो उसमें आप 1 लीटर में 1 ml आप उपयोग करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया गया है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जून महीने में AWS और ग्रोथ प्रमोटर के हमारे फसलों पे उपयोग, यानी कि जून महीने में जो हमारे किसान भाई, आप फील्ड में जाते हैं, आपके किसान भाई मिलते हैं तो उनको AWS और ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ किस अवस्था में करवाएं। देखिए इस महीने में बहुत ही अच्छा धान की नर्सरी लग रही है, हमारे किसान भाई धान की नर्सरी लगा रहे हैं, तो धान की नर्सरी जून के माह में धान की नर्सरी लगा लें। और धान की नर्सरी लगाने से पहले आप 5 ml प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी मिला के आप किसान भाइयों का ग्रोथ प्रमोटर का
स्प्रे करवाएं, ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे करवाएं, जिससे वो मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़े और आपको अच्छा आप बीज प्राप्त हो। आप 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को अगर किसान भाई इसको स्प्रे करने में सक्षम नहीं है तो आप क्या करेंगे, 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को 250 से 300 लीटर केजी 250 से 300 किलोग्राम, आप समझ रहे होंगे, यानी कि 2.5 से 3 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद जो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट में डालकर अच्छी तरीके से आप मिलाएंगे और 1 हेक्टेयर भूमि में आप इसका बुरकाव कर देंगे। तो जो आप धान की नर्सरी लगाइए या फिर आप उसमें धान की रोपाई करिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिससे धान और गेहूं की फसल के बीच में अगर हमारे किसान भाई लाही की फसल या आलू की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप धान की जो है वो जल्दी पकने वाली किस्म जैसे नरेंद्र 97, रत्ना या गोविंद या कोई भी रिसर्च जो वैरायटी है जो कम समय में तैयार होती है उसको आप लगाएंगे तो धान और गेहूं के बीच में एक फसल लाही या आलू की फसल भी आप ले सकते हैं। जून के महीने में और खेती में आप क्या काम कर सकते हैं, मक्का की जो बुआई है उसकी मक्का की बुआई 25 जून तक पूरी कर लें हमारे किसान भाई। उसके साथ साथ संकर प्रजातियों के लिए आप जो भी आप उसमें वो करेंगे, जो बीज दर है हमारी 18 से 20 केजी है और उसके साथ साथ जो सकुल प्रजाति होती हैं जैसे संकर के बाद जो अन्य सामान्य प्रजातियां होती हैं 20 से 25 केजी बीज की आवश्यकता होती है। मक्के के बीज के शोधन के लिए आप क्या करेंगे, 1 केजी बीज में 1 से 2 ml ग्रोथ प्रमोटर आप मिलाएंगे 1 केजी बीज में, इससे आपके बीज जो है शोधित हो जाएंगे, इसका जर्मिनेशन अच्छा होगा। बुआई के 15 दिन बाद जब आप मक्के की बुआई करें तो 15 से 20 दिन के बाद जून महीने में सिंचाई करना है और सिंचाई से पहले आप उसमें AWS का उपयोग कर लेते हैं तो उसमें आपके खेत में नमी बनी रहेगी। ज्वार, जून के माह में ज्वार की बुआई के लिए जून के अंतिम सप्ताह तक ज्वार की बुआई कर लें और इसकी जो बीज दर होगी 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। बीज शोधन के लिए 1 से 2 ml आप ग्रोथ प्रमोटर 1 किलो बीज में मिलाकर आप कोई भी बीज हो जैसे कि आप उसमें 1 से 2 ml ग्रोथ प्रमोटर आप मिला सकते हैं प्रति केजी बीज के हिसाब से, जिससे उसमें अच्छी मतलब जर्मिनेशन होगी, आपका बीज और अच्छा जमेगा। और बुआई से पूर्व खेत की तैयारी करते समय अगर जैसे ज्वार की बुआई खेत की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपके खेत में नमी नहीं है, अगर नमी है तो आप उसमें बुआई करें, अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने खेत की सिंचाई करेंगे और सिंचाई के 12 घंटे पहले 160 से 180 ml AWS 100 लीटर पानी में मिलाकर आप 2 केजी यूरिया मिलाकर उसमें स्प्रे करेंगे और उसके बाद आप सिंचाई करेंगे जिससे आपके खेत में नमी बनी रहे। और जब आप खेत की तैयारी करें, खेत की तैयारी के समय 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को 250 से 300 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद में मिलाकर आप बुरकाव करें प्रति हेक्टेयर की दर से और उसके बाद आप खेत में कल्टीवेटर करके पाटा लगा दें, जिससे आपके खेत में मतलब ये पोषक तत्व मिल जाए और आपकी पैदावार में वृद्धि हो। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। 500 ml को 250 से 300 लीटर पानी में डालकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप स्प्रे करके आप ज्वार की बुआई कर सकते हैं। जून के महीने में अरहर, मूंगफली, सोयाबीन की फसल, जैसे ये सिंचित दशा में अरहर की जो है ये बुआई जो है जून के प्रथम सप्ताह में सभी किसान भाइयों को कर लेनी चाहिए और सिंचाई के अभाव में वर्षा अगर प्रारंभ नहीं हो रही है तो उसमें आपको सिंचाई करनी चाहिए। अरहर के बीज के लिए 12 से 15 केजी बीज प्रति हेक्टेयर आपको आवश्यकता होती है और उस आपको बीज को शोधित करने ग्रोथ प्रमोटर से आप इसको
शोधित कर लिए प्रति केजी बीज के हिसाब से। मूंगफली की बुआई जून के आप दूसरे सप्ताह तक आप पूरी कर लें। मूंगफली की फैलने वाली प्रजातियां में आपका जो बीज दर है 80 से 100 किलोग्राम, और गुच्छे वाली जो आपकी मूंगफली की प्रजातियां हैं वो 60 से 80 केजी बीज की आवश्यकता होती है। सोयाबीन की बुआई जून के अंतिम सप्ताह में आपको हो जानी चाहिए, और सोयाबीन के बीज के लिए आप 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको बीज की आवश्यकता होगी। जैसे कि बीज शोधन करने के लिए आपको पहले ही बताया गया 1 से 2 ml आप प्रति केजी बीज के हिसाब से आप उसमें मिलाएंगे, और बुआई से पूर्व खेत की तैयारी के समय 12 घंटे पहले आप 160 से 180 ml AWS को 100 लीटर पानी में मिलाएंगे, और प्रति एकड़ में 2 केजी यूरिया मिलाकर आप उसमें स्प्रे करेंगे, जिससे आपके खेत, उसके बाद 12 घंटे बाद आप सिंचाई करेंगे, जिससे आपके खेत में नमी बनी रहे। और ग्रोथ प्रमोटर का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो 500 ml को 250 से 300 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद में मिला के आप उसमें अच्छी तरीके से पाठा लगा देंगे, और उसके बाद कोई भी बीज हो, आप अरहर हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, इसकी आप अच्छे तरीके से बुआई कर सकते हैं। गन्ना की फसल में जो इस माह में आप अगर सिंचाई वर्षा हो गई है तो सिंचाई हो गई, नमी है आपके खेत में, तो नाइट्रोजन की जो पूरी मात्रा है इस माह में पूरी कर लेनी चाहिए। यानी कि जो आपका गन्ना है, जब गन्ना ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे किसान भाई खेत में नहीं जा पाएंगे, तो जो भी आपको गन्ने के लिए जो भी पोषक तत्व देना है, मई आपके जून जुलाई की शुरुआत में इसमें आप जो भी पोषक तत्व दे रहे हैं उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे गन्ने की फसल में अगर कोई रोग लग रहा है, अगोला बेधक रोग लग रहा है, उसके रोगनाशक घोल के लिए आप जो भी घोल तैयार करें, उस घोल में AWS जो भी घोल होगा 1 लीटर घोल में 1 से 2 ml आप इसमें डाल के आप उसका उपयोग करेंगे, तो जो आप रोगनाशक का उपयोग कर रहे हैं वो आपको कम मात्रा में देना पड़ेगा, 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। जो गन्ने की जो सेकेंड जो होती है, रेटून जिसको कहते हैं, पेड़ी होती है, गन्ने की फसल जो है, हमारे किसान भाई एक बार गन्ने की फसल की बुआई करते हैं और उसको 2 बार या 3 बार काटते हैं। तो गन्ने की जो पेड़ी है उसकी अच्छी उपज लेने के लिए उसमें जो हमारी फसल है कटने के बाद उसमें सिंचाई करें, और सिंचाई के बाद उसमें सिंचाई से पहले 500 ml AWS को 5 केजी यूरिया में मिलाकर 400 से 500 लीटर पानी में स्प्रे करें, और प्रति हेक्टेयर की दर से, और उसके 12 घंटे बाद सिंचाई करें, जिससे आपके खेत में जो नमी है वो नमी बनी रहे। और इसमें भी जो यूरिया की मात्रा है प्रति हेक्टेयर, मतलब जो नाइट्रोजन होती है वो 75 किलोग्राम, यानी कि जो यूरिया होगी आपकी 163 केजी यूरिया होगी, और उसकी भी लास्ट डोज जो है ये आपको पूरी कर लेनी। जब आप इसमें पूरी कर लेंगे तो इससे आपकी गन्ने की जो फसल है, गन्ने की फसल अच्छी होगी और वो बढ़वार भी होगी। चारे की फसलें हैं, जिसे बहु कटाई वाली चारे की कटाई के बाद आप 30 जो भी आप चारे की कटाई करें तो उसमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, यानी कि आपको कम से कम 65 किलोग्राम यूरिया हर कटाई पे आपको देना है, जिससे आपकी जो फसल है, चारे वाली फसलें हैं, बहु कटाई वाली चारे वाली फसलें आप उसमें देते रहेंगे तो उसमें अच्छा किले आएंगे। और जो किले आएंगे, देखिए किसानों के लिए सबसे ज्यादा पशुओं के लिए हरे चारे की आवश्यकता होती है, तो उसमें जब आप ये पोषक तत्व देंगे तो इससे उसमें हरा चारा ज्यादा बनेगा। और इसके साथ साथ आप इसमें चाहें तो आप इसमें 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml AWS और 15 से 20 ml ग्रोथ प्रमोटर मिला के आप इसमें स्प्रे कर देंगे, तो उससे भी आपके जो हरे चारे हैं वो बढ़ेंगे, हरे चारे बढ़ेंगे और ज्यादा हरे चारा आपको मिलेगा, ज्यादा हरी पत्तियां मिलेंगी, जिससे किसान जो है वो ज्यादा दुग्ध का उत्पादन कर सकता है। चारे के लिए ज्वार, लोबिया या बहु कटाई वाली चरी की बुआई इस माह में कर सकते हैं, और वर्षा न होने की दशा में आपके खेत में पलेवा करें और
उसके बाद आप उसकी बुआई करें। जो लोबिया के लिए आपकी बीज की दर होगी वो 35 से 40 किलोग्राम होगी, ज्वार के लिए 40 से 45 किलोग्राम, और बहु कटाई वाली चरी जिसकी बार बार आप कटिंग कर सकें उसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज की आवश्यकता होगी। वैसे हमारे किसान भाई जो हैं वो बहुत ही ज्यादा जानकार हैं, उनको सारी चीजों का पता है वो कितनी मात्रा में कहाँ पर कितने बीज की वो करें। लेकिन ये है एक मैं डाटा आपको दे दिया हूँ। और जो भी आप बीज की बुआई करें उसके लिए आप बीज शोधन करके ही बीज को बोएं। और बुआई से पूर्व खेत की तैयारी के समय अगर खेत में नमी नहीं है तो उसकी सिंचाई करें, और सिंचाई में ओट आ जाने पे आप उसमें जो भी आप फसल बोए हैं उसकी बुआई करें। और खेत की तैयारी करते समय आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करें, जिससे आपके भूमि में मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो और आपकी जो फसल है आपकी फसल अच्छी हो। सब्जी की खेती जैसे कि जून के माह में आप हमारे किसान भाई बैगन, मिर्च, अगेती, फूलगोभी पौधे बोने का ये समय है। बैगन, मिर्च व टमाटर की फसलों में सिंचाई करें, आवश्यकता अनुसार निराई व गुड़ाई करें। लौकी, खीरा, आपका जो तरोई होगा, करेला होगा, टिंडा होगा, इसके जो जल्दी है इसके बुआई का भी उपयुक्त समय है। और बहुत से जो हमारी फसलें लौकी, खीरा, तरोई जो तैयार हैं उसमें आप जो ग्रोथ प्रमोटर और AWS का स्प्रे करके आप उसमें अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे बुआई कर रहे हैं इन फसलों की तो बुआई से पूर्व सिंचाई करें और नमी अच्छी हो, और जब नमी अच्छी होगी तो आपकी जो पौधे हैं वो पौधे अच्छे तरीके से जमेंगे। और आप किसी भी फसल की बुआई करें तो किसी भी फसल की बुआई करने से पहले आप ग्रोथ प्रमोटर का जरूर उपयोग करें। तो ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करेंगे तो ये आपकी जमीन में पोषक तत्व देगा, जिससे आपके फसलों में भी पोषक तत्व आएंगे, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। सूरजमुखी, मूंग और आपकी उड़द है जो जायद में आपने जिसकी बुआई की है, अगर इसमें जायद में बुआई की तो उसकी जून के महीने में कटाई व मड़ाई का कार्य पूरा कर लें, और मूंग की फलियों को तोड़ने का कार्य 20 जून तक आप पूरा कर लें। बागवानी जैसे आपको नए बाग, हमारे किसान भाइयों को नए बाग लगाने हैं तो उसके लिए आप जो भी गड्ढा तैयार करें उस गड्ढे में आपको लीची का बाग लगाना है, आम का बाग लगाना है, आपको और जो भी फसलें हैं उन केले का लगाना है, या फिर जो भी आपके फल हैं उनके बाग लगाना है। तो उसके इस समय गड्ढा तैयार करने का समय है, जून का महीना है। उसमें जो आप गड्ढा जो तैयार करेंगे उसे 30 से 40 केजी सड़ी गोबर की खाद, 1 केजी आपकी नीम की खली, और उसके साथ साथ 10 ml से 15 ml ग्रोथ प्रमोटर सड़ी गोबर की खाद में अच्छी तरीके से मिला के प्रति गड्ढा के हिसाब से आप उसको भर देंगे। तो उसमें ये होगा, ये आपके जब आप पौधा लगाएंगे तो वो पौधा आपका ज्यादा ग्रोथ करेगा, जल्दी ग्रोथ करेगा। और पॉपुलर की नर्सरी, अगर इसे बहुत से किसान भाई पॉपुलर की नर्सरी तैयार करते हैं तो हर सप्ताह में सिंचाई करें, और 10 से 15 ml AWS को 10 से 15 ml आप ग्रोथ प्रमोटर को 20 लीटर पानी मिलाकर आप वो जो पौधे हैं 20 से 25 दिन के अंदर स्प्रे करने लगे तो उससे आपकी जो पॉपुलर की नर्सरी है ये पॉपुलर की नर्सरी अच्छी होगी और आप अच्छा पौधा तैयार कर लेंगे। और ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 100 ml में भी है और 500 ml भी है। जो हमारे बड़े किसान हैं वो 500 ml का उपयोग कर सकते हैं। जो हमारे छोटे किसान हैं या अर्बन एरिया के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, वो इस छोटे प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे गमले में आप लगा रहे हैं, गमले की सिंचाई कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो भी जैसे कि आप 10 लीटर का घोल तैयार कर रहे हैं तो 10 लीटर के घोल में जैसे आप उसमें सिंचाई करने जा रहे हैं तो सिंचाई के लिए आप 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml ग्रोथ प्रमोटर
और 1 से 2 ml AWS मिला के आप उसमें हर पौधे में 1-1 लीटर पानी डालेंगे और उसके बाद और आप पानी डालेंगे। इससे आपका जो गमला है वो गमला जार के जो भी गमले के पौधे हैं, जो भी आप शो प्लांट लगाए हैं, शोर प्लांट लगाए हैं, तो वो बढ़ेंगे और अच्छे होंगे, उनमें नमी अच्छी होगी, वो हरे भरे होंगे। और जो बड़े किसान हैं वो अपने खेत में 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से आप AWS या ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग कर सकते हैं और आप जो उपज प्राप्त करते हैं उससे अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं और उसमें कम मात्रा में केमिकल या पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। ओके, थैंक यू आप सभी का। आप हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके जो भी आपके सवाल हैं वो आप बारी बारी से पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आप सभी को मिल रही है? आप एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से संबंधित हमने जो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी है, हमने आपको जो भी खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी दी है उससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से। हेलो सर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? भूपेंद्र जी, सबसे पहले इनको फोन नंबर दे दो अपना। अच्छा सर, मैं अपना फोन नंबर आप लोगों को बता दे रहा हूं। 9311847261। मैं एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर आप सभी लोगों को बता रहा हूं।